हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की। तो आपको बताया गया पहले कि हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसकी वास्तविक शुरुआत तो भारतेंदु युग से मानी जाती है, लेकिन उससे पहले भी गद्य साहित्य लिखा गया। पहले जो गद्य साहित्य लिखा गया उसको प्रारंभिक गद्य साहित्य कहते हैं, और सुविधा की दृष्टि से उस प्रारंभिक गद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला राजस्थानी भाषा का गद्य, दूसरा मैथिली भाषा का गद्य, तीसरा ब्रज भाषा का गद्य और चौथा खड़ी बोली का गद्य। तो शुरुआती जो 3 हैं कौन कौन से? राजस्थानी भाषा का, मैथिली भाषा का और ब्रज भाषा का। ये गद्य है प्रारंभिक, ये हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य क्या है। आज पूरी डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूं कि खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य है वो कहां से शुरू होता है। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की ओर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो पिछली क्लासेज हैं वो देख लेना, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के लिंक हैं, वो सारी बातें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, हमारा ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारी जो बात है वो है किसकी? खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है उसके। तो चलिए सीधे हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है इसका सबसे प्राचीनतम या कह दे शुरुआती जो रूप है वो हमें कहां दिखाई देता है? कहां दिखाई देता है? तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने कौन सा बना, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों पे ध्यान देते हुए चलना। तो पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, देखो खड़ी बोली गद्य, ठीक है ना। गद्य की बात कर रहे हैं हम, एक गद्य होता है एक पद, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? गद्य। खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम, कैसा? प्राचीनतम एवं प्रारंभिक रूप। ओके, यस, इतना समझना है। खड़ी बोली गद्य का जो सबसे प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप है जो हमें कहां देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना ये हमें दक्षिणी साहित्य में देखने को मिलता है। कहां मिलता है भाई? दक्षिणी साहित्य। कहने का मतलब है ये गद्य की शुरुआत हुई है, ये दक्षिण से हुई है, साउथ से हुई है, ठीक है ना। तो दक्षिणी साहित्य में हमें ये रूप देखने को मिलता है। तो पहला बिंदु क्लियर हुआ कि खड़ी बोली का जो गद्य है ये आया कहां से, तो इसका जो शुरुआती रूप है वो कहां देखने को मिला। तो इसका शुरुआती रूप, प्रारंभिक रूप हमें कहां? दक्षिणी साहित्य में देखने को मिला है। क्लियर दैट्स ओके। चलिए अब देखो दूसरा बिंदु जो ये है, अब एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि दक्षिण में तो इसका रूप हमें देखने को मिल गया, लेकिन दक्षिण के जो साहित्यकार हैं वो दक्षिण के साहित्यकार इसे खड़ी बोली नाम नहीं देते हैं। तो दक्षिण के जो साहित्यकार हैं इस बोली को, मतलब इस भाषा को, इस प्राचीनतम रूप को क्या नाम देते हैं? ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट नाम दे रहा हूं, ध्यान देना। तो दक्षिण के साहित्यकार क्या कहते हैं इसे? तो देखो अन्य नाम, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अन्य नाम, क्या क्या नाम देते हैं, या फिर कह सकता हूं मैं नामकरण, ठीक है। यानी कि क्या क्या नामकरण किया है दक्षिण के साहित्यकारों ने खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप का। देखो उन्होंने इसे हिंदी कहा, क्या कहा? हिंदी कहा है। उन्होंने इसे हिंदवी कहा है, यानी कि स्पष्ट नहीं था क्या कहा जाए,
इसलिए हिंदी रूप है, हिंदी भी उन्होंने कहा है, हिंदवी है जो भी उन्होंने कहा है, जबान ए हिंदी भी उन्होंने कहा है, जबान ए हिंदी भी उन्होंने कहा है इस प्रारंभिक रूप को। ठीक है, जबान ए हिंदी के बाद में जबान ए हिंदुस्तानी भी उन्होंने कहा है। क्या कहा है? जबान ए हिंदुस्तानी। ओके, हिंदुस्तानी ये भी उन्होंने कह दिया है इस प्रारंभिक रूप को। इसके अलावा उन्होंने इसी रूप को देहलवी भी कहा है। क्या कहा है? देहलवी। ठीक है, देहलवी के अलावा दक्षिणी, ये बहुत प्रसिद्ध रहा है ये नाम। कौन सा? दक्षिणी। ठीक है, तो आदि नामों से पुकारा है। तो इस तरीके से देखो, दूसरा बिंदु हमारा क्लियर हुआ। क्या समझे दूसरे बिंदु से? तो दूसरा बिंदु हमारा यही है, शॉर्ट में संक्षिप्त में समझो कि जो दक्षिण के साहित्यकार हैं उन्होंने खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक रूप है उसको क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? तो उन्होंने देखो इसे हिंदी कहा है, हिंदवी कहा है, जबान ए हिंदी कहा है, जबान ए हिंदुस्तानी कहा है, देहलवी कहा है और दक्षिणी कहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। ये दूसरा बिंदु हमारा क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये सारी इसी का नाम है प्रारंभिक रूप का। ठीक है, चलिए नंबर 30 जो पॉइंट है नंबर 3 पे देखो। अब ये जो नाम प्रसिद्ध रहा है यहां, कौन सा? दक्षिणी। ठीक है, तो प्रश्न एक काफी बार बनता है और वो क्या है? देखो, दक्षिणी। ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। दक्षिणी हिंदी के प्रथम, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? गद्य लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या प्रश्न है? दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? यानी पहले गद्य लेखक किसको माना जाता है दक्षिणी हिंदी का? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई आप बता सकते हैं? आप में से सोचो जरा, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ख्वाजा। ख्वाजा नाम सुनी रखा होगा आपने। ख्वाजा कितना अच्छा नाम है। देखो, ख्वाजा, ख्वाजा का क्या है? बंदा, नवाज, गेसूद राज, गेसूद राज। बहुत अच्छा नाम है, काफी लंबा नाम है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या नाम है? ख्वाजा, बंदा, नवाज, गेसूद राज। ये एक ही नाम है, ऐसे मत समझना कि 4 नाम है। 4 नाम नहीं, एक ही नाम है। ख्वाजा, बंदा, नवाज, गेसूद राज। ठीक है, कौन है ये? ये दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए 3 बिंदु ये हमारे हो गए। नंबर 4, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है, देखो अब ये दक्षिणी हिंदी है, इसके प्रथम गद्य लेखक तो ये हो गए, लेकिन इनमें से प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं उनकी बात हम करते हैं। देखो, तो यहां हमारा बिंदु है क्या? दक्षिणी हिंदी के प्रमुख गद्य लेखक। ठीक है, दक्षिणी हिंदी जो है इसके प्रमुख गद्य लेखक कौन कौन से हैं, इन पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से ही साहित्य आगे बढ़ेगा। ओके, सबसे पहले तो ये जो नाम दे रखा है आपके सामने, सबसे पहले तो ये ही रहे। क्या नाम है? ख्वाजा, बंदा, नवाज, गेसूद राज। तो ये नाम तो अब याद हो गया होगा ना? ठीक है, ख्वाजा, बंदा, नवाज, गेसूद राज। ठीक है, तो ये रहे हैं पहले लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर एक नाम याद रखना है आपको, कौन सा? मुल्ला वजही। क्या नाम याद रखना है? मुल्ला वजही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं शाह मीरा जी। शाह मीरा जी। ठीक है, शाह मीरा जी
चौथे नंबर पे शाह मीरा जी के पुत्र हैं जिनका नाम है शाह बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बुरहान प्लस उद्दीन, ऐसे टुकड़े कर सकते हैं हम बुरहान शब्द से ना, बुरहानुद्दीन ये शब्द बना। और पूरा नाम है शाह बुरहानुद्दीन और इनके साथ लगाया जाता है जानम। ठीक है, शाह बुरहानुद्दीन जानम ये चौथे लेखक रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, मोहम्मद अली कुतुब शाह। तो एक हैं मोहम्मद अली कुतुब शाह। मोहम्मद अली कुतुब शाह ये 5वें गद्य लेखक हैं। नंबर 6 पे हुसैन अली खां, एक नाम याद और रख लेना है। कौन सा नाम याद रखना है, हुसैन अली खां। ठीक है, अब ये 6 प्रमुख गद्य लेखक रहे हैं दक्षिणी हिंदी के। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न एक इस तरह से बन सकता है कि दक्षिणी हिंदी के प्रमुख गद्य लेखक नहीं है। ठीक है, तो ये दक्षिणी हिंदी से संबंधित है, ध्यान रखना। ओके, दक्षिणी का मतलब दक्षिण से, साउथ की, क्योंकि इसका प्रारंभिक रूप कहाँ, साउथ में मिलता है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 हैं, ये आपको ध्यान रखने। वो तो कौन कौन से हुए बोलो एक बार, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज, नंबर 2 पे मुल्ला वजही, नंबर 3 शाह मीरा जी, चौथे नंबर पे शाह मीरा जी के पुत्र हैं जिनको कहते हैं शाह बुरहानुद्दीन जानम। ओके, 5वें नंबर पे हम बात करें तो वो है मोहम्मद अली कुतुब शाह और नंबर 6 पे हैं हुसैन अली खां। क्लियर? तो इस तरीके से ये रहे। अब हमें क्या करना है, एक एक को पढ़ना है, आराम से अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। यदि आप अभ्यास करेंगे तो निसंदेह आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ में आप पेपर है ना, उनका भी टेस्ट के रूप में भी इनका अभ्यास किया करें। और आप टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई चार्ज नहीं है। अपना वरदान डिजिटल क्लासेज जो ऐप है उस पर डेली रोज प्रतिदिन होती है, शाम को 8 बजे टेस्ट होता है। आप वहां से भी अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, वहां बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे, तो जब प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कवर कर जाएंगे। ठीक है, और मजा इसका कब, परीक्षा में बैठोगे तब आएगा निसंदेह। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अब प्रमुख गद्य लेखकों की हमने बात कर ली, तो अब गद्य लेखकों को एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज। ठीक है, तो क्या मामला रहा है इनका, तो पहला तो ये हमें पता लग ही गया कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं ये। तो इनकी रचना और क्या जानकारी है इनकी, चलिए देखते हैं आगे। तो देखो, पहला जो गद्य लेखक हैं अपने सामने, उनका नाम जो तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, क्या नाम है उनका, नाम है ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज। गेसूदराज, ओके, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज, ये नाम याद हो गया होगा आपको। चलिए एक एक बात क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं इनके जन्म की, कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, तो देखो इनका जन्म 7 अगस्त, क्या तारीख थी, 7 अगस्त 1321। ठीक है, 7 अगस्त 1321, बहुत पुराने है ना। तो प्रारंभिक रूप है, जन्म कब हुआ, 7 अगस्त 1321 को इनका जन्म माना जाता है। उसके बाद में नंबर 2 पे हम बात करें इनकी मृत्यु की, कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो ध्यान दे 10 नवंबर, क्या तारीख है, 10 नवंबर। ठीक है, एक चीज समझना, यहां 1321 है, 1321, और यहां है 1422। ठीक है, एक एक बढ़ा दिया, मतलब
13 का जगह 14, 21 की जगह 22, 1422 ये मृत्यु हुई। तो देखो इस तरीके से हमने पता किया कि जन्म और मृत्यु ये रही है। ठीक है, तो कोई ज्यादा हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके बाद में देखो नेक्स्ट बिंदु जन्म स्थली की बात की जाए कि जन्म स्थली क्या रही है इनकी, यानी कि जन्म स्थान मान लो एक तरह से। तो जन्म स्थली तो देखो इनकी दिल्ली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? दिल्ली। एक जन्म स्थली होती है और एक होती है साहब कर्म स्थली। ठीक है, तो कर्म स्थली क्या है ये देखेंगे। तो देखो कर्म मतलब जहां व्यक्ति रह करके और अपने जो भी मतलब एक तरह से कार्य करता है वो कर्म स्थली हो गई। ठीक है, तो जन्म स्थली दिल्ली और कर्म स्थली कौन सी है? तो ध्यान देना, गुलबर्गा। कौन सी है? गुलबर्गा और दौलताबाद। ठीक है, तो ये रही इनकी क्या? कर्म स्थली। ठीक है, तो जन्म स्थली और कर्म स्थली दोनों को इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। चलिए ये तो रहा प्रारंभिक परिचय। एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो गुरु का क्या नाम था? तो नसीर उद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन हो गया ना, नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन चिराग। ओके, क्या नाम था? नसीरुद्दीन। एक एक को पॉइंट को पढ़ो। नसीरुद्दीन चिराग और दिल्ली से था इसलिए देहलवी। देहलवी। ठीक है, आपको पता है प्रारंभिक रूप को देहलवी नाम भी दिया है। तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ओके, तो ये रहे इनके गुरु के नाम। तो यहां तक ये परिचय है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे स्लो मोशन में आराम आराम से पढ़ते रहो। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। देखो प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो पहली जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? तो पहली रचना है इनकी मीराजुल। क्या है? मीराजुल आस्कीन। मीराजुल आस्कीन बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, काफी बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए इस रचना को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या नाम है? मीराजुल आस्कीन। ठीक है, अब ये मीराजुल आस्कीन है, क्या खास बात है तो इसकी देखिए। तो दक्षिणी गद्य की पहली रचना माना जाता है इनको। ठीक है, तो पहले लेखक ख्वाजा बंदा नवाज केसुदराज हैं, तो इन्होंने ही पहली रचना लिखी। ठीक है, तो पहली रचना लिखी कौन सी? मीराजुल आस्कीन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे क्या? दक्षिणी गद्य की, दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, दक्षिणी गद्य की ये प्रथम रचना है, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है जो यहां से बन के आ जाता है। एक बात, अब ये जो गद्य की पुस्तक है ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी पुस्तक है और इसमें मात्र 19 पृष्ठ हैं। कितने हैं? 19 पृष्ठ। तो 19 पृष्ठों की पुस्तक है मीराजुल आस्कीन नॉर्मली, कोई दिक्कत। और इस पुस्तक में ऐसा है क्या? तो देखो सूफी धर्म के उपदेश हैं जो इसमें शामिल हैं, बस इतनी सी बात है। क्या शामिल है इसमें 19 पृष्ठों में? सूफी मत जो है, धर्म कह दो, सूफी मत कह दो, सूफी धर्म के जो उपदेश हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है ये मीराजुल आस्कीन से। ठीक है, तो क्या समझे? पहली रचना कौन सी? मीराजुल आस्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे इस पर ही फोकस करना है हमें। मीराजुल आस्कीन है, ये दक्षिणी गद्य की पहली रचना मानी जाती है, ज्यादा लंबी चौड़ी है नहीं, मात्र 19 पृष्ठ इसमें हैं और सूफी धर्म के उपदेश हैं जो इसमें शामिल हैं। ओके, इतने पढ़ो, क्वालिटी का पढ़ो। ठीक है ना, इधर उधर की करने से कुछ नहीं होता, आपको केवल सटीक मैटर होना चाहिए और सिलेक्शन भी वहीं से होता है। ठीक है, और अपनी पहचान न इधर की न उधर की, केवल सब्जेक्ट मैटर, यही अपनी पहचान है। तो अपने केवल और केवल बात करनी है,
मैटर की, ठीक है ना। तो कई ऐसे सोच रहे होंगे कि औरों की तरह सर बीच में गप्पे नहीं मारते हैं। देखो ऐसा नहीं है, अपना काम केवल पढ़ना और पढ़ाना, इतना टाइम नहीं है कि गप्पे मारा जाए। तो गप्पे से कोई मतलब नहीं निकलता, फालतू समय खराब करने से। वो तो आप जानते हो यूट्यूब पे काफी मिल जाते हैं, जोक डालो काफी जोक मिलेंगे आपको है। चलिए नंबर 2, दूसरी जो रचना है वो आपको ध्यान रखना है, हिदायतनामा। कौन सी है? हिदायतनामा। ये इनकी दूसरी रचना है। तो पहली मीराजुल आस्किन, दूसरी हिदायतनामा। तीसरी जो रचना है इनकी उसका नाम है शिकारनामा। क्या नाम है? शिकारनामा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? हिदायतनामा, शिकारनामा। नंबर 4 पे तिलावतुल। क्या है? तिल शब्द से याद रखना, तिलावतुल वजूद। क्या हो गया? तिलावतुल वजूद। ये इनकी रचना है चौथी, तिलावतुल वजूद। और पांचवी एक रचना और है जिसका नाम है रिसाला सेहवारा। रिसाला सेहवारा। थोड़ा सा नाम अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। रिसाला सेहवारा या 12 मासा, ठीक है। तो ये रिसाला सेहवारा या 12 मासा, ये इनकी रचना का नाम है। वो कौन सी? पांचवी रचना है। तो देखो इनकी 5 रचनाएं हमें ध्यान रखनी है। और ये रहे ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की एक कहानी, ठीक है। क्या है? जन्म 1321, मृत्यु 1422, जन्मस्थली दिल्ली, कर्मस्थली गुलबर्गा दौलताबाद। गुरु का नाम नसरुद्दीन चिराग देहलवी है। प्रमुख रचना कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट मीराजुल आस्किन, इसको ध्यान रखना है। दक्षिणी गद्य की ये पहली गद्य रचना है, कहने का मतलब 19 पृष्ठों की है। और इसमें सूफी जो मत है उसके जो उपदेश हैं वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में रचना हिदायतनामा, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद और रिसाला सेहवारा या फिर 12 मासा, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी रही है। तो देखो हमने देखे थे यहाँ 6 कवि हैं, दक्षिणी हिंदी के 6 कवि प्रमुख बताए आपको। तो पहले कवि हमारे पूरे होते हैं, नेक्स्ट बच गए 5 कवि। तो लेसन थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। 5 कवि जो बच गए दक्षिणी हिंदी के उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, ओके। तो आज बहुत अच्छी जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की है और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से आते भी हैं। लेसन निसंदेह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ में। लगे रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।